जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 8 डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारत की एक नई और हल्की और ज्यादा ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आई एक रिपोर्ट से। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत एक हल्की और ज्यादा ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और ये अग्नि 5 मिसाइल से लगभग रेंज में दोगुनी होगी। ये मिसाइल बेसिकली थार्ड और S-500 और HQ-19 जैसे जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी चकमा देने के लिए डिजाइन की जा रही है। इसके मुख्य फीचर्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसमें 10 से 12 वॉरहेड ले जाने की क्षमता होगी, यानी ये MIRV कैपेबल है। और इसके अलावा इसमें MARV यानी मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल हमें देखने को मिलेंगी जो रास्ता बदल कर दुश्मन के रेडार से बच सकती हैं। यहाँ पर हमें डिकॉय भी देखने को मिलेंगे और रेडार के वेव्स को अवशोषित करने वाली जो कोटिंग है उसका उपयोग भी इसमें होता हमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि इसका निर्माण कंपोजिट मटेरियल से किया जाएगा तो इससे तकरीबन 20% तक इसका वजन कम हो सकता है। हालांकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो अभी ये कुछ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक है। अभी इस पे कुछ नॉर्मल रिपोर्ट्स ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। माना जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकती है और इसकी कुल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 3 टन तक पहुँच सकती है। हमारी अगली खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी है और ये भारतीय नौसेना के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशन से जुड़ी है। भारतीय नौसेना का INS त्रिकांड जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ये 3 अप्रैल 2026 को तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पर पहुंच चुका है। ये उसकी ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन क्षेत्र में चल रहा है। बेसिकली इस विजिट का मकसद क्या है आइए जानते हैं। भारत और तंजानिया के बीच में जो समुद्री सहयोग है उसको बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना भी इस विजिट का मकसद है। यहाँ पे होगा क्या क्या, बेसिकली यहाँ पर प्रोफेशनल इंटरेक्शंस होंगे, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होंगी जो कि तंजानियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में होंगी। आपसी सहयोग को बढ़ाना भी यहाँ पर कह सकते हैं इस युद्ध अभ्यास का या इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यानी दोनों नौसेनाएं साथ मिलकर बेहतर काम कर सकें ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होंगी जैसे कि फ्रेंडली स्पोर्ट मैचेस हो गए, योगा सेशंस हो गए और कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए। यानी ये सिर्फ एक जहाज का दौरा नहीं है बल्कि रक्षा सहयोग मजबूत करना, दोस्ती बढ़ाना और लोगों के बीच में कनेक्शन बनाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत अब मिसाइल, ड्रोन, आर्मर्ड व्हीकल, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और गोला बारूद जो है वो 80 से ज़्यादा देशों को बेच रहा है। अगर हम मुख्य निर्यात की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसके अलावा स्वाति रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डॉर्नियर 228 विमान, टॉर्पीडो, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे उपकरण शामिल हैं। अब इसको भारत के डिफेंस PSU यानी सरकारी कंपनियां जो है बेच रही हैं और वो सबसे बड़े निर्यातक के रूप में है। वहीं प्राइवेट सेक्टर भी बहुत पीछे नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के योगदान की बात करें तो वो भी तकरीबन 45% की हिस्सेदारी यहाँ पर रख रहे हैं। अब इनको खरीद कौन रहा है? मुख्यतः यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया प्रमुख खरीदार हैं। इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मिस्र, इसराइल, जर्मनी, बेल्जियम और भी कई अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के है, जहां पर भारतीय नौसेना एक नया शिप लॉन्च्ड ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम यानी मैंटा विकसित करना चाहती है जो समुद्र में लंबी दूरी की निगरानी कर सके और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशन भी एग्जीक्यूट कर सके। उसका कारण यह है कि जो मौजूदा सिस्टम है जिनमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हो गए, ये सीमित एंड्योरेंस और आसानी से डिटेक्ट होने वाले हैं। अब दुश्मन के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने के कारण इनको गिराने का रिस्क बढ़ गया है और मैंटा इन्हीं कमियों को दूर करेगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये एक शिप से लॉन्च होने वाला ऑटोनोमस सिस्टम होगा जिसका आकार तकरीबन 7 मीटर होगा, यानी ये 7 मीटर लंबा होगा, 2.8 मीटर चौड़ा होगा और इसका वजन 2.7 टन के आसपास होगा और ये 7 दिन तक लगातार ऑपरेट कर सकेगा। ये बेसिकली 750 नॉटिकल माइल्स की रेंज भी ऑफर करेगा और इसमें AI आधारित जो नेविगेशन और टारगेट आइडेंटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे जो दिन और रात निगरानी कर पाएंगे। लेजर रेंज फाइंडर देखने को मिलेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसके अलावा सिक्योर मैश कम्युनिकेशन नेटवर्क और इसके अलावा 2 छोटे ड्रोन ये साथ में ले जा पाएगा। खास फीचर की बात करें तो इसमें हमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। जरूरत पड़ने पर पानी में ये आंशिक रूप से डूब कर रह सकता है और इसका सिर्फ सेंसर मस्ट जो है वही बाहर रहेगा जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा।
फ़ायदा ये है कि दुश्मन के जो तट हैं और जहाज़ों पर लगातार हमारी निगरानी बनी रहेगी, रियल टाइम हमें टारगेटिंग डेटा मिलेगा, लंबी दूरी से जो एंटी शिप वॉरफेयर है उस पे बढ़त मिलेगी और नौसेना की ऑपरेशनल रीच बढ़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान की नौसेना ने हाल ही में तुर्की में बनी मिलगम क्लास की जो कॉर्वेट है, जिसका नाम पीएनएस कैबर है, उसको कराची में आधिकारिक रूप से अपनी फ्लीट में शामिल किया है। और ये श्रेणी की दूसरी कॉर्वेट है जो पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए लाई गई है। और इसी समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना का प्रमुख का एक विवादित बयान सामने आया है। आईएसपीआर के बयान के अनुसार एडमिरल नवीद अशरफ ने मरकाए हक ऑपरेशन का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उसके दौरान पाकिस्तान की नौसेना भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत को डुबाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। यानी भारत की तरफ से अगर कोई भी हरकत होती तो उनका दावा है कि वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को सिंक करने की स्थिति में थे। उनके मुताबिक इस स्थिति के कारण भारतीय नौसेना को सेफ हेवन यानी पीछे हटना पड़ गया। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान इस समय अपनी फजीहत को छिपाने के लिए डेंगे मार रहा है और इनको ये सोचना चाहिए था कि ये उस देश को चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने एक बार इनके चैलेंज को सीरियसली लिया था, उसके बाद कराची धुआं धुआं हो गया था। ये सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना किस प्रकार दुबक के बैठी थी। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये इंडियन ओशन में आ जाएं जल्दी नज़दीक, लेकिन अब यही है कि अब ऑपरेशन बीत चुका है और सेकी भी बघारनी है और आईएसपीआर तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है। तो इनके इस बयान का काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है लखनऊ की कंपनी या स्टार्टअप आप कह सकते हैं होवर्ट को लेकर, जिन्होंने दिव्यास्त्र मार्क 1 नाम से एक स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन विकसित किया है और इसने 5 से लेकर 5.5 घंटे का जो एंड्योरेंस है वो हासिल किया है और ये 500 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी दिखा चुका है। ये एआई पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन है जो जीपीएस जैम होने पर भी काम कर सकता है। खास बात यह है कि ये मल्टी रोल है, इसका मतलब स्ट्राइक के साथ साथ सर्विलेंस और आईएसआर के साथ साथ डिकॉय रोल में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। स्वार्म कैपेबल है यानी कई ड्रोन मिलकर अटैक कर सकते हैं। एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी है यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इफेक्टिव है और डीप स्ट्राइक मिशन कर सकता है यानी दुश्मन के क्षेत्र में अंदर घुसकर उनके रेडार कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट कर सकता है। की स्पेक्स की बात करें तो इसमें एंड्योरेंस टाइम हमें 5.5 घंटे का देखने को मिलता है, रेंज 500 किलोमीटर, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 15 किलोग्राम की है और स्पीड की बात करें तो वो 300 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में है। ये फुली ऑटोनोमस है और एआई बेस्ड है। ये भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा और कम लागत में क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता प्रदान करने का दावा इनके तरफ से किया गया है। इंडियन आर्मी में स्वार्म ड्रोन डॉक्ट्रिन के लिए ये काफ़ी उपयोगी माना जा रहा है और आने वाले भविष्य में ऐसा अनुमान है कि इनको बड़ी संख्या में इंडक्ट भी किया जाएगा। इनका जो अगला वेरिएंट है दिव्यास्त्र मार्क 2 भी विकसित हो रहा है जो 2000 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगा और उसके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट सूर्यास्त्र सिस्टम को लेकर आ रही है। सूर्यास्त्र एक एडवांस्ड रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो कि इजरायली पुल्स यानी प्रिसीजन एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पर आधारित है। इसे इंडियन आर्मी में तेजी से शामिल किया जा रहा है ताकि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़े। ये बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ अटैक करने में सक्षम है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है यानी ये 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये मल्टी कैलिबर सिस्टम है। इसमें 122 mm, 306 mm, 370 mm के जो रॉकेट्स हैं वो एक ही लॉन्चर से लॉन्च किए जा सकते हैं। ये इसमें हाइब्रिड कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है और ये स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग जो ड्रोन है इनको भी लॉन्च कर सकता है जिनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। खास इसलिए है ये क्योंकि अलग अलग मिशन के लिए जल्दी से इनको अडॉप्ट किया जा सकता है। सैचुरेशन अटैक, प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों कर सकता है। रॉकेट सिस्टम ड्रोन लॉन्चर की भूमिका भी ये निभा सकता है और खासकर ये है कि पाकिस्तान के जो फतेह 2 और चाइना के PHL-16 है उसका जवाब ये माना जा रहा है। पिनाका ER के आने तक इसे गैप फिलर के तौर पर देखा जा रहा है और इंडिया की जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको ये काफ़ी मजबूत करेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो 293 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नाइब और एल्बिट के बीच में देखा जा गया है और शुरुआती यूनिट्स जो है इंडियन आर्मी को मिल चुके हैं। फाइनल ट्रायल्स और वैलिडेशन इस समय जारी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।